बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अभी तक जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई और जो चीज़ें आप लोगों को समझाई गई, होपफुली आप लोगों ने वो सारी की सारी अंडरस्टैंड की। आज हम लोग आगे चलते हैं जी। तो हम अपने लेक्चर पे थे जी। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसी टॉपिक के ऊपर जो हैं वो डिस्कस की हैं। उसकी आगे थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म है। आईडीई से क्या मुराद है बच्चों? देखें, आईडीई वैसे तो स्टैंड फॉर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं? अगर इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दूं ना, तो जो आपका डेव सी प्लस प्लस है ना, वो बच्चों आपका आईडीई है। होता क्या है इसके अंदर कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मिक्स किया गया है। लाइक इसके अंदर एडिटर होता है, लाइक इसके अंदर कंपाइलर्स होते हैं, लाइक डिबगर होते हैं, ठीक है जी, लिंकर्स हैं, लोडर्स हैं। इन सब के काम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। एडिटर वो जगह है बच्चों जहाँ पे आप अपना कोड लिखते हैं, ठीक है जी। जब आप अपना कोड लिख लेते हैं, उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपका आता है कंपाइलर का। आप उसको, जो आपका एडिट यानी कि आपका लिखा गया कोड है, उसको आप क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस, कंपाइलिंग इज ए प्रोसेस इन विच यू हैव टू कन्वर्ट, या आप कह सकते हैं द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यानी आपका जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर तब्दील होता है। तो कंपाइलर का काम जो है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना है। उसके बाद बच्चों आ जाता है डिबगर। डिबगर ने ये करना होता है, इसने बेसिकली बग को फाइंड करना है और उसको रिमूव करना है। डिबगिंग इज द प्रोसेस दैट इज परफॉर्म्ड बाय डिबगर। लिंकर का काम क्या है? इसने लिंक करनी है लाइब्रेरी फाइल्स को, ठीक है जी। इसको उसने लिंक करना है। आपने जो भी लाइब्रेरी फाइल्स उसके अंदर अटैच की हैं उसको ये लिंक करेगा। देन बच्चों आपके पास आ जाता है लोडर। लोडर का क्या काम है कि अगर आप लोगों ने जो आप लोगों की अभी तक लिंक शुदा फाइल्स हैं उनको आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है, आपने उसको रैम के अंदर तो ज़रूर लाना पड़ेगा। देन ही उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बच्चों 5 काम हैं जो कि, या 5 टूल्स हैं जो कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। एडिटर होता है, कंपाइलर होता है, डिबगर होता है, लिंकर होता है और लोडर होता है। ये बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं। देखें आप जी, बुनियादी तौर पे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक मेन बॉडी है। हमेशा याद रखें, जब भी आपका सी प्लस प्लस का या किसी भी इवन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, ये जो ज़्यादातर आजकल जावा है, तो या सी प्लस प्लस है, इवन सी शार्प भी है। तो इनमें आप एक चीज़ मुश्तरक देखेंगे, कॉमन देखेंगे कि मेन फंक्शन जो है वहाँ ज़रूर होगा। अब मेन फंक्शन का काम बच्चों ये है कि आपकी हमेशा कंपाइलेशन जब भी स्टार्ट होती है वो सीधी मेन फंक्शन से आप लोगों की कंपाइलेशन जो है वो स्टार्ट होती है, और कंट्रोल यहाँ से जो है वो आगे मूव करता है। इसके अंदर देखिए, आपकी पहली स्टेटमेंट है सी आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि चीज़ को किसी को भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों देखें, हमारे पास एक मल्टी लाइन कमेंट बॉक्स है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मैं लेज़र ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है चीज़ों की समझ आ सके। ये देखें जी, तो ये हमारे पास जी इस वक्त यहाँ पे कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट ब्लॉक है, ठीक है जी। मल्टी लाइन का मतलब है एक लाइन से ज़्यादा। ये देखें, आप लोग स्लैश लगाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, स्टैरिक लगाते हैं, और जिधर इसको बंद करना हो, जितनी लाइंस आपने कमेंट करनी है उतनी लाइंस के बाद आप इस स्टैरिक लगा के अगेन स्लैश लगाते हैं, तो वो आपका उतना ब्लॉक जो है एज अ कमेंट कंसिडर होता है। बच्चों कमेंट से मुराद ये है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट या कंपाइल नहीं होगी, बल्कि इसको एज ए इसको स्किप किया जाएगा कंपाइलिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है जी। और अगर आपने सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो बच्चों आप डबल स्लैश लगाएं, तो आपकी सिंगल लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये सिंगल लाइन कमेंट ब्लॉक है। इसके बाद बच्चों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आपको पता ही है कि आप लोग लाइब्रेरीज वगैरह अटैच करेंगे, आप लोगों को इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं, लाइक मैथ के कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके लिए अलग से आप लोगों को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। फिर ये हमारे पास जो लाइब्रेरी है आईओ स्ट्रीम, ये बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरी है। अगर आप लोग इसको इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो आपका सी आउट जो है फंक्शन वो नहीं चलेगा। इसके बाद बच्चों देखें, मेन फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो इसकी ओपनिंग ब्रैकेट होती है और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, जो कि उसका स्कोप बता रही होती है कि इस फंक्शन का स्कोप कितना है। तो ये आगे प्रोग्राम की स्टेटमेंट है। हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट सेमी कॉलन के साथ ज़रूर एंड
हो रही है। ये एंड लॉजिकल, ठीक है ना, प्रोग्राम ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है। और ये देखें जी सी आउट है, और ये लास्ट पे स्केप सीक्वेंस है, जिसकी बात अभी इंशाल्लाह आज हम लोग करेंगे, स्केप सीक्वेंस क्या चीज़ है। ठीक है जी। बैक स्लैश एन से आपको पता ही है कि ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर्सर मूव कर जाता है। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, सेमीकोलन, ठीक है, इससे मुराद ये आप लगाना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो देन देखें जी, हमारे पास ये जनरल, ये आगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और सॉरी इसकी बात की जा रही है, यही चीज़ें जो मैंने आपको अभी भी बताई हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, जो कि आप लोगों ने आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर मौजूद जितने भी आपकी सॉरी जो फंक्शंस हैं, उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें से आप उसकी डेफिनेशंस को उठा लेंगे। ये नहीं कहने से मुराद ये है कि अगर आप लोग लाइक, मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको मैथ की कुछ लाइब्रेरी वगैरह की, तो आप लोगों ने अक्सर ऐसा करना होता है कि फंक्शंस कुछ ऐसे यूज़ करने हैं, तो आप लोगों को उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिंपली आप लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे और उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और आपका काम जो है वो हो जाएगा। हमेशा ये याद रखें, जब भी कोई भी आपने वेरिएबल को यूज़ करना है, उसको पहले डिक्लेयर ज़रूर करना है। अब जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, और इवेंचुअली ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करती हैं डिक्लेयर्ड वेरिएबल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के साथ साथ। ठीक है जी। अ, ये तो एक आप लोगों के लिए बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ थी। अभी ये देखें, एक प्रोग्राम है जहाँ पे देखें ये सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो चीज़ है, जिसको मैं 1 मिनट में यहाँ से इसको चेंज करता हूँ। अब ये देखें जी बच्चों, यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है, ये चीज़ तो आप देख रहे होंगे, इंक्लूड। ठीक है, देन आप ये देख रहे हैं डिफाइन के एम एस। अच्छा, ये पता है क्या कर रहा है, ये बेसिकली आप अपना एक स्टैंडर्ड डिफाइन, एक डिफाइन कर रहे हैं उसकी कांस्टेंट को। ठीक है जी, कांस्टेंट वैल्यू एक डिफाइन कर रहे हैं। के एम एस पर माइल की जो वैल्यू है ना, वो आप डिफाइन कर रहे हैं 1.609, ये आप डिफाइन कर रहे हैं। जहाँ पे भी के एम एस पर माइल यूज़ होगा ना, उसकी ये वैल्यू कंसिडर होगी। लाइक देखें, इसको आप लोग इधर यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1.609। अभी मैं इसको ज़रा समझाता हूँ, उसके बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी। अभी देखें, यहाँ पे मेन फंक्शन है, इसके अंदर आप लोगों ने डबल डाटा टाइप का माइल्स एक कंसिडर करवा लिया, और दूसरा आपने जो है वेरिएबल के एम एस जो है वो डिक्लेयर करवा दिया। फिर आपने क्या किया, सी आउट किया जी, ये जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा कि डिस्टेंस माइल्स में एंटर करें। देन आपने माइल्स में वैल्यू ले ली कोई ना कोई। फिर आपने क्या किया कि के एम एस जो है ना, वो इक्वल है के एम एस स्टैटिक माइल्स। अभी देखिए, के एम एस पर माइल 1.609 है, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 1.609 को मल्टीप्लाई किया जाएगा माइल्स के साथ। जो आंसर आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, के एम एस में। और देन आप उसको सी आउट कर देंगे, दैट इक्वल्स किलोमीटर के एम एस की जो भी वैल्यू होगी वो बच्चे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। अब ये देखें, ये कमेंट है, ठीक है जी, ये कमेंट है, ये देखें, ये कमेंट है। अगर आपने इस तरह का ब्लॉक यूज़ करना है कमेंट का, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इधर से लेके, लाइक आप लोगों ने को 5-6 लाइनों को कमेंट करना है, तो उसका तरीका फिर ये है कि आप लोग इधर तक, अब ये देखें, यहाँ तक इसको जितना भी इसके अंदर चीज़ें आ रही होंगी ना, वो सारा इसको कमेंट कर देगा। अगर आप ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ये वाली स्लैश स्टैरिक वाली। ठीक हो गया जी। चलें जी, आगे चलते हैं। ठीक है, अगेन वही बात है बच्चों, जो मैंने आपको बताई है कि कमेंट्स की दो तरीकाकार हैं, दो। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इसका काम क्या है, कमेंट्स को आप इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट अ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं, और ये कोड को रीड करने में और प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। और हमेशा कमेंट जो है ये आपको बाद में भी इस चीज़ों की, प्रोग्रामर्स की जो है वो आसानी से आपके काम आ सकती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्लस प्लस प्री प्रोसेसर। ये बेसिकली डायरेक्टिव्स हैं जो कि प्री प्रोसेसर को ये अपना उनको कमांड्स देती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं। प्री प्रोसेसर जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं बिफोर इट्स कंपाइलेशन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विद हैश, ठीक है ना, हैश से ये स्टार्ट होते हैं,
और सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स नहीं होती, ठीक है ना। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स आर नॉट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो दे डू नॉट एंड विद सेमी कॉलन, इसको सेमी कॉलन से आप लोग एंड नहीं करते। द इंक्लूड डायरेक्टिव काज इज अ कॉपी ऑफ स्पेसिफाइड फाइल टू बी इंक्लूडेड इन द प्लेस ऑफ द। जब आप लोग इंक्लूड का वर्ड यूज कर लेते हो तो जो कॉपी होती है ना डायरेक्टिव की, लाइक आपने स्ट्रीम के साथ इंक्लूड लगाया था, तो आयो स्ट्रीम की जो कॉपी है ना, वो उस जगह के साथ अटैच हो जाएगी वहाँ पे, यानी उस प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगी। The C++ preprocessor permits you to define simple macros that are evaluated and expanded prior to compilation। जैसे आप लोगों ने अक्सर ये अभी इससे पहले जो है आप लोगों ने कुछ डिफाइन की है वैल्यू लाइक KMS पर सेकंड, तो आप लोग इसको भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास इंक्लूड प्रोसेसर डायरेक्टिव, अगेन वही लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। ये देखें वही फंक्शन जो है वही प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो फंक्शन होता है हमारे हर प्रोग्राम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। और इसकी अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, ठीक है जी, मेन फंक्शन की डिक्लेरेशन है और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं हर मेन फंक्शन के अंदर। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मेमोरी सेल कौन कौन से यूज़ होंगे। आपको पता है डिक्लेरेशन आपको वेरिएबल की मैंने बताई है कि करनी लाजमी है, ठीक है। देन आपके पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जो कि आप लोगों ने लाइक सी आउट बी वन लिखा है तो वो भी आपके पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। ये देखें जी, हमारे पास ये आउटपुट फंक्शन है, लाइक आप देखें इंट आर्स इज इक्वल टू 8 रखा हुआ है और आपने सी आउट कर दिया आर्स, तो ये बेसिकली एक सिंपल सिंपल आउटपुट आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अभी देखें इनपुट भी अक्सर आप लोगों को जो है वो यूज़ करना पड़ सकता है। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो बच्चों उसके लिए आप सी इन यूज़ करते हैं। जो आपने वैल्यू यूज़र से लेनी है उसके लिए आप क्या करते हैं, सी इन। ये बेसिकली कीबोर्ड से जो है वो वैल्यू एंटर करने की इजाज़त देगा। लाइक ये देखिए बच्चों, आपके सामने प्रोग्राम है एक जिसके अंदर आर्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। देन आपने उन्हें पूछा सी आउट एंटर आर्स, अपने आर्स बताएं, ठीक है। उसने आर्स बता दिए, आर्स सीन हम आर्स कर रहे हैं, ठीक है। देन आप उसी को प्रिंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्स इतने हैं। अगर बच्चों एरर आ जाए तो ये देखें, अगर इस तरह का एरर आ जाए ना इनिशियलाइजर बिफोर सी आउट, तो मुमकिन है कि आप लोगों ने एक एक तो ये चांस है कि आपने यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा हुआ, अक्सर आप लोगों के ये एरर आते हैं, ठीक है जी। दूसरा ये हो सकता है कि आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे आप लोगों की ये जो ब्रैकेट है ना ये मिस है, ठीक है। एक ये भी एरर है, ये भी एरर की वजह हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक जो है ये चीज़ मुमकिन है, अक्सर ये एरर बच्चे करते हैं। इसके बाद आप लोग अक्सर सेमीकोलन मिस कर जाते हैं, लाइक आप लोग ने ये देखें यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया हो अगर, तो ये भी मुमकिन है। आप लोगों ने यहाँ से चीज़ देखनी है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखें, ये सेमीकोलन कह रहा है कि मिस है। अगर पिछले में देखें तो यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन थी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दी, मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या था, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो ये ज़्यादातर क्या होता है कि आप लोगों ने प्री प्रोसेसर नहीं ठीक लगाया हुआ, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम आना था, ठीक है जी, आईओ स्ट्रीम आना था, तो ये भी मुमकिन है, ठीक है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहूद बहुत उसमें होता है। देन देखिए हमारे पास एक और एरर की टाइप है, जब आप लोगों ने स्केप सीक्वेंस गलत लिख दिया, बैक स्लैश एम लिख दिया, तो ये तो स्केप सीक्वेंस नहीं है, एन लिखना था, तो इसलिए ये भी एरर आ सकता है, इनवैलिड स्केप सीक्वेंस है। फिर हमारे पास एक और किस्म की जो है वो एरर है जिसमें आप लोगों ने कमेंट ब्लॉक को गलत कर दिया। आपको पता है ये कमेंट जो है ये इसने स्टैटिक में इस तरफ आना था, आपने आगे लिख दिया है वो है, तो ये भी मुमकिन है एरर आए, एरर की वजह बन सकती है। स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं बच्चों, ये बेसिकली आपकी आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। स्केप सीक्वेंस की मदद से हम लोग अपनी आउटपुट को उसको फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। अ, हमारे पास ये देखें, हमारे मुमकिन है कि एक से ज़्यादा लाइंस के आउटपुट हो, लाइक आप देखें ये बैक स्लैश एन है, तो बैक स्लैश एन से होता ही है कि आप न्यू लाइन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है जी। ये देखें ये हमारे पास ये बैक स्लैश एन है, जिससे आप लोग किस पे चल देंगे, न्यू लाइन पे। देन बैक स्लैश टी है, इससे आप लोग क्या करेंगे, आपका टैब आ जाएगा, टैब यानी कि तकरीबन 4 स्पेसेस या किसी में 8 स्पेसेस जो हैं वो आ जाती हैं। बैक स्लैश ए है, इससे हमें सिस्टम में साउंड प्रोड्यूस होगी, जहाँ पे भी बैक स्लैश ए आप लगाएंगे उस जगह पे आके
सिस्टम आपका बीप यानी कि साउंड एक प्रोड्यूस करेगा सिस्टम में से। डबल स्लैश लगाते हैं तो उससे एक स्लैश जो है वो इंसर्ट हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग के अंदर। और अगर बैक स्लैश डबल कोटेशन लगाते हैं तो आपके उसके अंदर डबल कोटेशन एक इंसर्ट हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग के अंदर। आगे भी देखें जी, हमारे पास ये सारी उसी की चीज़ें हैं। इसकी आउटपुट देखें कि हमारे पास क्या आएगी। ये देखें हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। बैक स्लैश एन आपको पता न्यू लाइन पे जाएगा, बैक स्लैश टी इसमें स्पेस देगा, ये भी स्पेस देगा, ये भी स्पेस देगा, चार चार की। देन हमारे पास ये न्यू लाइन में जाएगा। तो बच्चों आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये इसकी आउटपुट आएगी। इसको ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है, अपने एंड पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपके स्केप सीक्वेंस भी ठीक हो जाएंगे। तो जी ये हमारा लेक्चर था स्केप सीक्वेंसेस और बेसिक प्रोग्रामिंग की तरफ। आगे हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ, ऑपरेटर्स। ओके जी, आई होप इस वक्त आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं समझ आ रही होंगी। ओके जी, स्टार्ट लेता हूँ मैं जी आगे। अच्छा जी, आगे जी हमारे पास आ जाती हैं सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शंस की। अगर सबसे पहले बात करें, ठीक है जी, तो सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आती है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आती है जी। यानी कि आप लोग डिक्लेयर करते हैं कि आपकी टाइप वेरिएबल की टाइप क्या है। ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ, वेरिएबल की टाइप मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं आपकी। इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, करैक्टर हो सकती है, ठीक है जी। लातदाद इसमें जो है आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, आप लोगों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के ऊपर। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जिससे आप लोग अपना सीक्वेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को, कि किस सीक्वेंस के अंदर हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो। इंस्ट्रक्शन जो है ये टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जो है ये यूज़ होती है आप लोग किसी भी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है जी, जो कि प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मुमकिन है यहाँ पे आप लोग इंटीजर टाइप के आर्स पे, रेट, ग्रॉस पे, इंटीजर टाइप के सैलरी आप फ्लोट में रखें। करेक्टर टाइप में आप लोग नेम जो है वो करेक्टर टाइप का रखें, तो ये एन मुमकिन है। आगे जी, अगर आप लोग एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। ये देखें, ये आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। इनिशियलाइजिंग का मतलब ये है उसको इनिशियल वैल्यू भी दे रहे हैं। एक्स के अंदर ये नहीं हो क्या रहा है, मेमोरी ब्लॉक के अंदर एक बॉक्स बन रहा है, इसका नाम क्या है, एक्स, ठीक है जी, एक्स नाम है इसका, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, 10, ठीक है जी। और इसकी टाइप क्या है, ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, और ऐसे ही एक हमारे पास वाई है, वाई ब्लॉक बन जाएगा, वो भी इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, 20। ऐसे ही बच्चों फ्लोट टाइप का ए है जिसमें 1.25 वैल्यू चली जाएगी। फ्लोट टाइप का ही बी है जिसमें 1.99 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.4 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको प्लस किया जाएगा 1.5 के साथ, और जो इसका आंसर आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर। ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, अच्छा देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ना, आई इज इक्वल टू 10 और जे इज इक्वल टू 25, तो इसका मतलब सेम ही है जैसे आप जे इज इक्वल 25 और आई इज इक्वल टू 10 करते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ है, यहाँ पे अगर बात की जाए, फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.5, बी इज इक्वल टू ए प्लस 3.1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ड्रैगन करते हैं इसका, कि यहाँ ये वाली जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या बनेगा, हमारे पास एक ए ब्लॉक बनेगा, ठीक है, ए, इसके अंदर आ जाएगा 1.5, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो बी आ गई, बी के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है ए प्लस 3.1, यानी ए की जो वैल्यू है वो है 1.5 और 3.1 है, बी की जो आगे उसके अंदर जिसमें प्लस किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा 6.314, यानी बी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक हो गया ना। मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया अभी। अब ये तो ठीक है, इसका आंसर ये आ गया, लेकिन बच्चों क्या इस सूरत हाल में ये आंसर ये रहेगा,
देखिए अभी इस जगह पे ना जब इतना हमारा ब्लॉक चल रहा था ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अभी कोई भी नहीं है, वो तो आगे जाके आ रही है ना वैल्यू ए की 1.5। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे बी इक्वल हो जाएगा 3.1 के, और जो ए है वो 1.5 के इक्वल है। सो ये जो है ये आपस में कभी भी मैच नहीं कर सकते। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये वाला जो सारा मैंने आपको ड्राइंग करके दिखाया। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड वर्क। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट जो है वो चलेगी लाइक इन ए बी सी डी। ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, सी इज इक्वल टू डी है। लेकिन बच्चों ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग बी को अगेन यूज कर रहे हैं, बी असाइन कर रहे हैं हम लोग ए को, सी असाइन कर रहे हैं बी को, डी असाइन कर रहे हैं सी को, और 10 असाइन कर रहे हैं डी को, और हम लोग इसको अभी डिफाइन भी नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं और एक ऑपरेटर होता है, ठीक है जी बच्चों। दो तीन किस्म के ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी। यूनरी में ये होता है कि आपका ऑपरेंड एक होता है, ठीक है जी। ऑपरेंड से मुराद है कि जिसके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। लाइक अगर मैं करता हूँ ना ए प्लस प्लस, तो दिस इज एन ऑपरेटर दैट इज यूनरी, क्योंकि एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है। सिर्फ ये देखें ए ऑपरेंड, एक ऑपरेंड है। लेकिन अगर मैं करता हूँ ए प्लस बी, तो देखिए ऑपरेंड्स कितने हैं, दो, 1 और 2, ठीक है जी। तो ये ऑपरेटर ऐसा है जो कि दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है, इसका मतलब है ये बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ऐसा ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहा हो उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। पर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल आर कनेक्टेड बाय द अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है इसके कनेक्शन बन सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और स्लैश के। ये देखिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ऐड फ्लोट के कोड डेल्टा अल्फा बीटा गामा ऐड इक्वल्स टू हमने रख दिया 320 3200। बच्चों जब भी आपके पास ऐसी चीज़ आए इसका ड्राई रन जरूर करें, ठीक है जी। हमारे पास इधर ऐड है, ऐड इसके अंदर वैल्यू चली गई 3200, ठीक हो गया। देन हमारे पास एक बन गया ब्लॉक कोड का। अच्छा जी, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों ने जब भी करना है ना पेपर के अंदर भी, इवन जब आप लोगों को इस तरह की चीज़ें आ जाए तो आपने ऐसे ही इसको परफॉर्म करनी है। 0.00, ठीक है जी, 5 6, ठीक हो गया। अभी देखें, डेल्टा इक्वल है अल्फा की वैल्यू स्टेरिक, बीटा की वैल्यू स्लैश गामा प्लस 3.2 स्टेरिक 2/5। ये आपकी जो इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा ना वो चला जाएगा किसमें, डेल्टा। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र ये है, आपको पता होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, आपको याद होगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। अगर इस एक्सप्रेशन में इस वक्त डिवाइड और मल्टीप्लाई की सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन है, यानी यहाँ से आप लोगों का अल्फा स्टेरिक बीटा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा उसको गामा पे डिवाइड किया जाएगा, और उधर से 3.2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा 5 से, एंड देन दोनों एक्सप्रेशन के आंसर आपस में जो है वो आपस में प्लस होंगे। यानी अगेन मैं बताता चलूँ, पहले ये दो होंगे, पहला स्टेप, जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, स्टेप नंबर 2। फिर यहाँ से 3.2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है जी। फिर जो इनका आंसर आएगा वो 5 के साथ आएगा। देन जो इस सारे का आंसर और इस सारे का आंसर आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये आपका फाइनली इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगी ड्यू टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस। द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, इसको ऑपरेंड्स कहते हैं, दैट आर ऑपरेटेड अपॉन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आई है, किंग है, आइजैक है, नोटियंट है, तो इनके अंदर अभी वैल्यू तो कोई नहीं है।
तो आई इक्वल्स टू आई प्लस वन है, तो आई की वैल्यू हमारे पास शुरू में जीरो थी, तो जीरो प्लस वन कितनी हो गई, वन। ठीक है, तो किंग इक्वल्स टू आइजिक, आइजिक क्या है, जीरो। इसको मल्टीप्लाई कर दो थ्री टू थ्री फोर के साथ, तो आपको पता है इन दोनों का आंसर क्या आएगा, जीरो प्लस न्यूट्रन की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस, ठीक है ये एज इट इज आएगी, तो आपको पता है इसका आंसर -7689 ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो है वो हमारा इसका आंसर, इवन ये भी आपके पास बच्चों एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को पता ही है किस तरीके से आप लोगों ने इसको लेके चलना है, ज़रूर इसकी जो है एक्सरसाइज करिएगा। ठीक है जी, सेम यही चीज़ है। आगे बच्चों अगर आपको मैं बताऊँ मॉड्यूलर ऑपरेटर की बात करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इक्वल के, और राइट हैंड साइड पे जो भी आप लोगों ने इक्वल की दूसरी तरफ वैल्यू होती है वो आपकी असाइन होती है लेफ्ट साइड पे। हमेशा जिसको वैल्यू असाइन करनी है वो लेफ्ट पे होगा, जो वैल्यू असाइन करनी है वो राइट पे होगा। मॉड्यूलर ऑपरेटर जो है बच्चों ये क्या करता है कि जो आपका आंसर आता है ना, जो रिमाइंडर बचता है वो आपका रिटर्न करता है। लाइक अगर आपने 11 का मॉड लेना है टू के साथ, ये मैं इधर लिख देता हूँ 11 मॉड टू के साथ। ठीक है, इसका आंसर कैसे आएगा, 11 यहाँ पे अंदर टू, टू फाइव टाइम्स 10, और यहाँ पे बचा क्या, वन। तो 11 मॉड टू इक्वल किसके आएगा जी, वन, क्योंकि रिमाइंडर जो बचेगा ना वो हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, और मॉड्यूलर ऑपरेटर हमेशा जो है वो इंटीजर वैल्यू के ऊपर काम करता है। अगर इसको फ्लोटिंग पे काम करवाएंगे तो ये एरर दे देगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इसको आप लोग इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, मैथ में आप लोग ये डॉट के साथ भी मल्टीप्लाई को मेंशन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये स्टेरिक का इस्तेमाल करना है। स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक हो गया जी। आगे बच्चों अगर इंटीजर और फ्लोट की कन्वर्जन करनी है तो इंटीजर को फ्लोट में और फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोग देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फाइव फाइव को डिवाइड किया जा रहा है टू पे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है टू। फाइव को डिवाइड अगर ये देखें, अब इसको ज़रा आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे जो वैल्यू थी ना ये वाली फाइव, बेसिकली ना ज़रा कंसिडर करें, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। सपोज सपोज इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये दोनों इंटीजर थे, ए भी इंटीजर था और बी भी इंटीजर था, तो आंसर इंटीजर टाइप का आया है। ठीक हो गया जी। अगली लाइन समझिएगा, यहाँ पे ए जो है ना फ्लोट है, देखिए ये फ्लोट है, ये फ्लोट है, लेकिन ये इंटीजर है, और आप आंसर देखें जो है वो किस में आया, फ्लोट में आया। ठीक है, यानी एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोट में है तो हमारा आंसर फ्लोट में आ रहा है। यहाँ पे देखें तो ये इंटीजर में लेकिन ये फ्लोट में, तो आंसर देखें फ्लोट में आ रहा है। दोनों फ्लोट में तब भी फ्लोट में आ रही है। गर्ज ये कि एक भी वैल्यू आपने फ्लोट में यूज कर ली है तो आपका आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। आगे ये देखें, इवन ये भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये जीरो क्यों आया, क्योंकि देखिए आप लोगों ने दोनों की डाटा टाइप क्या रखी हुई है, इंटीजर टाइप रखी हुई है। अब इंटीजर टाइप में आपको पता है जब टू को आप फाइव पे डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट समथिंग का आएगा, तो जो जीरो पॉइंट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डिस्कार्ड इसलिए हुई है क्योंकि दोनों की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है। और बाकी में आपने क्योंकि एक एक फ्लोट यूज़ किया हुआ है, इन दोनों में दोनों फ्लोट हैं, इसलिए आंसर भी हमारे पास किस में आ रहे हैं, फ्लोट में आ रहे हैं। टाइप कन्वर्जन क्या है बच्चों, एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर जाना। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास टू को डिवाइड किया जा रहा है नाइन पे। अगेन आपकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, आपकी टू को नाइन पे डिवाइड करें, दोनों इंटीजर हैं, तो जो जीरो के बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर 0.00 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोग के पास 2.0 है उसको डिवाइड करें नाइन पे, तो यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि डाटा टाइप कौन सी है, यहाँ पे आप लोग यूज़ करें रिजल्ट की डाटा टाइप इंटीजर है, और यहाँ पे रिजल्ट की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है जी। अभी ये देखें ज़रा, इंटीजर डाटा टाइप होगी तो आपके आंसर ये आ रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड करेगा। यहाँ पे देखें
अगर आप फ्लोट में यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है कोई ना कोई, लिहाजा एक्यूरेसी के लिए हमें ये बात का पता चला कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू को यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। हायरार्की देखें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो मैं पहले बता रहा था, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस किया। अब आप सोच रहे होंगे सर एक जगह पे एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इस तरह के मल्टीप्लाई, मॉडुलर और इसके आ सकते हैं। तो बच्चों तब आप लोगों ने ये देखना है कि उसके ऊपर एसोसिएटिविटी क्या लिखी हुई है। अगर तो लेफ्ट से राइट है एसोसिएटिविटी, तो आपने लेफ्ट से चलते हुए जहाँ इन तीनों में से कोई ऑपरेटर मिल जाए वहाँ रुक के उसको पहले परफॉर्म करना है। और अगर राइट साइड, राइट टू लेफ्ट वो है, इसकी एसोसिएटिविटी है, तो आपने राइट से साइड से चलना शुरू करना है, जहाँ पे आपको इन तीनों में से ऑपरेटर मिल जाए उसको सबसे पहले काम करना है उस पर। यहाँ पे देखें आगे, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ये है एडिशन की, और लास्ट प्रायोरिटी हमारे पास असाइनमेंट की है। ये देखिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है जी, उसको फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 4 पे, जो आंसर आएगा उसको, ये मैं नीचे स्टेप्स किए भी हुए हैं, इवन आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आंसर 6 आया। फिर देखिए यहाँ पे 4 है, 6 को डिवाइड करें 4 पे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है तो वो 0 ही आएगा। ठीक है जी। जस्ट एक मिनट, सॉरी, ये 6 है ना, तो सॉरी 6 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, ये देखें अगर आप लोग इसको डिवाइड करें 6 को 4 पे, तो 4 1 टाइम्स 4 देन 2 रिमाइंडर। ठीक है जी, पॉइंट लगा और 0, यहाँ पे पॉइंट 0, तो 4 5 ज़ा 20, तो 1.5 आता है, क्योंकि डाटा टाइप हमारी जो यूज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है, इंटीजर डाटा टाइप यूज़ हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, 0.5 डिस्कार्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 आया इन दोनों को करके। देन आपके पास देखें बाकी एक्सप्रेशन सारी की सारी वही है इट इज़ नीचे आई हुई है। देन आपके पास आगे देखें, अगेन हम लोगों ने इसको इन दोनों को किया, 4 को डिवाइड किया 4 पे, तो आंसर 1 आ गया। ठीक हो गया जी। फिर आगे चलते हैं, तो हमारे पास अब ये है 5 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आना था, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या हुई है, डिस्कार्ड, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बची है। अब आपको पता है अगली बारी किसकी ऑपरेटर की है, प्लस प्लस वगैरह की, तो हम दोनों ने इन दोनों को प्लस किया, फिर 2 आ गया। देन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। देन इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 8 आ गया। तो ये हमारे पास बच्चों हिरार्की बनी है, और आपका फाइनल आंसर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। एसोसिएशन ऑफ ऑपरेटर, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि एसोसिएटिविटी 2 किस्म की हो सकती है, एक लेफ्ट से राइट हो सकती है और दूसरी राइट से लेफ्ट हो सकती है। ठीक है, लाइक ये देखें ज़रा, एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी, यानी इस तरफ को है, लेट सपोज, तो 3 को पहले 2 पे डिवाइड किया जाएगा, आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है। 1 को मल्टीप्लाई करो जी 5 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 5, यानी कि ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास जी, इस सूरत में 5 आएगा। ठीक है जी, ये देखें जी बिल्कुल वही आंसर है। देन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ, यानी क्या आ जाएगा 10 3। अब 3 को अगर डिवाइड किया जाए 10 पे, तो आंसर तो आएगा 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है इसलिए आंसर तो 0 आ जाएगा। तो ये दोनों देखें आंसर तो डिफरेंट हो गए, इधर एक आंसर डिफरेंट आ गया, अगर राइट से लेफ्ट की एसोसिएटिविटी है, तो इसलिए एसोसिएटिविटी मैटर करती है। ठीक है जी। आगे जी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, इससे आप क्या करते हैं, अपने आर्डर को चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के। ठीक है जी, जिसमें आप लोगों की वेरियस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मदद से। और आप लोग अपना सीक्वेंस जो है वो ब्रेक कर सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बच्चों 2 3 किस्म के होते हैं, लाइक एक सिलेक्शन है, ठीक है ना, आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद आपके पास रेपिटेशन होती है। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में ये है कि आप लोगों ने जिस ऑर्डर में लिखी है इंस्ट्रक्शन अपनी प्रोग्राम की, आपने COTA लिखा, COTA लिखा, 3 4 5 6, जो लाइन जिस सीक्वेंस में लिखी है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन सिलेक्शन में ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, आप चाहते हैं तो ये वाला फ्लो चला लें, ठीक है, आप चाहते हैं तो ये वाला फ्लो चला लें, लेकिन चलेगा इन दोनों में से कोई एक। ये सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल है।
रेपिटेशन ये है कि बच्चों आप लोगों ने कुछ लाइन लिखी हुई हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे आकर ना ये दोबारा इधर आए, बजाय इसके कि मैं बार बार प्रोग्राम की लाइन्स लिखूँ। किसी एक कंडीशन की बेस पे, एक कंडीशन भी होगी जिसकी बेस पे आप कहेंगे कि ये वाले लूप इनको चलाओ, इनको बार बार चलाओ। जब वो कंडीशन ब्रेक हो जाए तो आप कहते हो कि बस भाई अब खत्म कर दो, अब ये वाली इंस्ट्रक्शन चला लो। ठीक है जी, तो ये लूप के अंदर होती हैं। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी हैं जो विच इज सिमिलर टू सिलेक्शन। ठीक है जी। तो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि जिस जो जो आप लोगों ने जिस ऑर्डर में चीज़ें लिखी हैं उसी तरीके से हों, जैसे मैंने आपको बताया। सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, इसे आप लोग डिसीजन वगैरह को देख सकते हैं और उसी उसी के मुताबिक एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेपिटेशन और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर ये है कि आप लोग लूप वगैरह को जो है वो कर सकते हैं। लूप लैब्स को बेसिकली अगर देखें, लूप्स के से क्या मुराद है कि आप एक से ज़्यादा चक्कर लगाना चाह रहे हैं, आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको किसी एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर दोबारा चलाना चाहते हैं। चलो आगे जाके इस पर डिस्कशन होने वाली है डिटेल में इंशाल्लाह। केस कंट्रोल ये सेम ही है जैसे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर काम करता है जी। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखिए कुछ इनवैलिड वेरिएबल हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल इनवैलिड जो है ये क्यों ये तो ठीक है वेरिएबल, ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन नहीं आता बल्कि आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ये डिफाइन कर रहे हैं आप लोग मीन, तो ये भी गलत है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोग इससे शुरू नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये ग्रुप वेरिएबल का नाम ठीक है, ये वेरिएबल का नाम गलत है। यहाँ पे भी गलत है क्योंकि स्पेसिस नहीं आ सकती, यहाँ पे भी स्पेस है। तो बच्चों ये कुछ इनवैलिड वेरिएबल इनमें से हैं। यहाँ पे कुछ एरर्स कहता है पॉइंट आउट करें, तो बताएं जी इसमें पॉइंट आउट के एरर करें तो अगर यहाँ पे देखें डेटा टाइप मिसिंग है। ठीक है। यहाँ पे देखें इंटीजर टाइप के अंदर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देखें वारचार डेटा टाइप जो है इसके अंदर ना ही वेरिएबल है और ना ही इसकी डेटा टाइप है। वैल्यू ने को हम लोग लेफ्ट साइड पे रखा है और जिसको वैल्यू सेंड करनी है उसको राइट साइड पे, लेकिन होता ही है कि इसने राइट साइड बना था और इसने लेफ्ट साइड बना था। यहाँ पे देखें तो हमारे पास इधर ऑपरेटर मिसिंग है, इधर भी ऑपरेटर मिसिंग है, यहाँ भी ऑपरेटर मिसिंग है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों इनमें देखें स्पेस है वेरिएबल्स के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ये तो यहाँ ये देखें ये वेरिएबल नहीं है, ये तो वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है जी। कुछ पॉइंट्स हैं जी, थ्री प्राइमरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, और वेरिएबल टाइप्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर, और वो कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। वेरिएबल का नाम जो है वो मैक्सिमम 31 करेक्टर लॉन्ग हो सकता है। कीवर्ड को आप वेरिएबल के तौर पर नहीं लिख सकते। कोई भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेटर्स वगैरह हो सकते हैं। ऑपरेटर हैविंग इक्वल प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड यूजिंग एसोसिएटिविटी। अगर किसी की इक्वल प्रेसिडेंस है तो आप उसको एसोसिएटिविटी की मदद से, यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से फिर करेंगे। इनपुट और आउटपुट पे इसमें आप सी इन और सी आउट के जरिए आप उसको अचीव कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हुआ हमारा ये लेक्चर नंबर 4 का ए पार्ट। आता हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग जो है इफ एल्स को साथ लेके चलेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। किसी किस्म का सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।